चुनावी समर पर सबसे बड़ा आर पार। चुनाव आ रहा है तो किसी को भगवान राम याद आ रहे हैं, किसी को भगवान कृष्ण याद आ रहे हैं। ये ऐसे लोग हैं जिनका सर्वनाश होना जरूरी है। क्या भगवान श्री कृष्ण कमीशन एजेंट थे? रिजर्व बैंक की शाखा गई है, सीबीआई की शाखा गई, ईडी को तोता बना दिया। किस बात का डर था? क्यों अपनी कठपुतली को कहा इलेक्शन कमीशन को कि अभी चुनाव अनाउंस नहीं करने? ये बड़े मियां और छोटे मियां हैं, दोनों ने मिलकर सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाए, दोनों ने मिलकर बालाकोट पर सवाल उठाए। ये दिखाता है इनकी मानसिकता कि बलात्कार के विषय में भी नहीं, आप अपनी बात ये तरीका है। आप मेरे समय पर बोलने नहीं दे रही है मुझे। अब मैं एक सेकंड बात क्योंकि यही चाल चरित्र चेहरा है। अच्छा मेरा निवेदन है, अच्छा मेरा निवेदन आप। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। 2024 से पहले सियासत का बड़ा युद्ध बस कुछ ही दिनों में लड़ा जाना है, यानी चुनाव होना है। बीजेपी की तरफ से खुद प्रधानमंत्री मोदी ने कमान संभाली हुई है। पीएम मोदी लगातार जनसभाएं कर रहे हैं, विकास के कामों की सौगात दे रहे हैं, तो दूसरी ओर अरविंद केजरीवाल भी गुजरात में पूरी ताकत के साथ अपनी एंट्री की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस ने अभी भी रफ्तार नहीं पकड़ी है और इस बीच कांग्रेस के बड़े नेता शिवराज पाटिल ने बेहद आपत्तिजनक बयान भी दे दिया है। लेकिन आज हम चुनावी समर पर जबरदस्त आर पार करेंगे सीएनबीसी आवाज के टक्कर में। गुजरात और हिमाचल में चुनाव आ रहे हैं और चुनाव से पहले चौतरफा सियासी युद्ध छिड़ गया है। वर्तमान से लेकर इतिहास के मुद्दे उठ रहे हैं। कानून मंत्री किरण रिजिजू ने इतिहास का पिटारा खोलते हुए कश्मीर पर पंडित नेहरू की कई गलतियों का दावा किया। नेहरू की पहली भूल, नेहरू ने कश्मीर के विलय को लटकाया। नेहरू की दूसरी भूल, कश्मीर विलय को अंतरिम करार दिया। नेहरू की तीसरी भूल, कश्मीर का मसला 1948 में यूनाइटेड नेशन में ले गए। नेहरू की चौथी भूल, धारा 370 बनाना और उसे लागू करना। नेहरू की पांचवी भूल, जम्मू कश्मीर में जनमत संग्रह के विरोध को छिपाया। सच तो सच है, सच को छुपाए नहीं जा सकते। इतिहास हम अपने हाथों से हम बदल नहीं सकते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो गलतियां की उसको मोदी जी ने ठीक किया है, सुधारा है। दूसरी तरफ नए कप्तान मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई में कांग्रेस भी चुनावी जोर लगा रही है। किसने सोचा होगा कि देश में कभी ऐसी राजनीति का दौर भी आएगा जिसमें झूठ का बोलबाला होगा और सत्ता में बैठे हुक्मरान लोकतंत्र को कमजोर करने में जुटे होंगे। सबसे बड़ी चुनौती यह है कि आज देश के सामने लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए जैसा संकट पैदा हुआ है उसका मुकाबला हम सफलतापूर्वक कैसे करें। इस बीच अरविंद केजरीवाल ने हिंदुत्व का दांव चलते हुए भारतीय नोट पर श्री लक्ष्मी गणेश की तस्वीर का दांव चल दिया। तो उधर मनमोहन सरकार में गृह मंत्री रहे शिवराज पाटिल ने गीता के ज्ञान को जिहाद जैसा बता दिया। श्री कृष्ण ने अर्जुन को जिहाद ही बताया। अब वो बराबर है, वो गलत थोड़ा ही है, मगर वो गीता जो श्री कृष्ण ने जो बताया है, उन्होंने क्या बताया है गीता के अंदर कि तुम्हारी ड्यूटी है लड़ाई करने के भी, मरने के भी और आप लड़ाई और जिहाद को एक बराबर रखते हैं? ये श्री कृष्ण ने अर्जुन वो उसको आप जिहाद बोलेंगे तो आपका वो मतलब है वो। लेकिन सियासी युद्ध के बीच चुनावी सर्वे में किसका पलड़ा भारी पड़ रहा है, आज इन तमाम मुद्दों पर जनता के बीच होगी सबसे बड़ी राजनीतिक बहस। मेरे साथ इस डिबेट के अंदर कई मेहमान होंगे, कई दिग्गज होंगे। स्वागत करिए शहजाद पूनावाला का, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता का। जोरदार तालियों के साथ राधिका खेड़ा, कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता, विधायक का चुनाव लड़ चुकी है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए। और गुजरात में मीडिया भी देख रही है कांग्रेस पार्टी का। मेरे साथ कुलदीप कुमार है, आम आदमी पार्टी के विधायक है, नेता है, उनका भी अभिवादन है। और
अभी जब मनीष सिसोदिया सीबीआई के सामने अपनी पेशी के लिए गए थे तो उनके बगल में खड़े हुए थे, जब चिट दी तो ये भी साथ में थे। तो जोरदार ताली से स्वागत करिए कुलदीप कुमार का एक बार फिर से। मेरे साथ सूर्य मैथिल है, उनका अभिनंदन है, राजनीतिक विश्लेषक है, हमारा साथ देंगे। और मेरे साथ इस तरफ संजीव कौशिक है, जोरदार तालियों से इनका भी अभिनंदन करिए। और जनता जनार्दन है। लेकिन शुरुआत राधिका खेड़ा जी आपसे, रेस में आप सबसे पीछे क्यों नजर आ रहे हैं? कहां पे? हर जगह। अब मेरे को ये बताइए कि आप मोदी जी की बातों पे कितना विश्वास रखते हैं? रखते हैं ना, प्रधानमंत्री हैं देश के, सब रखते हैं। तो मोदी जी के खुद के शब्द में यहाँ पे वापस गिनवा देती हूँ। अरे ऐसा लगता है, सबको लगता है कि कांग्रेस कहीं नहीं है, लेकिन वो घर घर में है और घर घर में जाके कह रही है मोदी को वोट मत दो। तो जो इनका सपना था कांग्रेस मुक्त भारत का, उन्होंने स्वयं बता दिया कि गुजरात में घर घर युक्त। अब आप मोदी जी को मानने लगे हैं। मैं तो आपसे पूछ रही हूँ, आप मानते हैं कि नहीं? आपने माना, मैंने तो नहीं माना, मैंने तो सवाल नहीं पूछा ये भाई। लेकिन अब आप मोदी को मानने लगे हैं। चलिए, जब आप मोदी को मान ही रहे हैं, जब आप मोदी को मान ही रहे हैं, तो आप ये भी मानते हैं कि आपके लिए मोदी के सामने लड़ना थोड़ा मुश्किल है हर चुनाव के अंदर, हर बार। क्यों? और हर चुनाव क्यों मोदी जी के नाम पे लड़ा जाता है? क्या गुजरात में तो आप भी लड़िए, राहुल जी के नाम पर कौन मना करता है जी? नहीं, ये बताइए ना कि अच्छा यहाँ पे बैठी जनता बैठी, आपको पता है कि कौन गुजरात के मुख्यमंत्री हैं? किसी को नाम पता है? गुजरात के मुख्यमंत्री बताइए, है कोई? आप देखिए, जवाब मैंने दे दिया कि मतलब क्या सब कुछ मोदी जी के नाम पे लड़ा जाएगा? एक ही आदमी के नाम पे है सब कुछ? जी जी, एक ही आदमी के नाम पे। पूनावाला साहब, सब कुछ जो है वो नरेंद्र मोदी है आपके लिए, यानी अगर ब्रह्मास्त्र है तो वो नरेंद्र मोदी है आपके लिए। गुजरात के सीएम का नाम नहीं पता पब्लिक को, बताइए क्या करिएगा? हिमाचल का ही बता दीजिए। ये हिमाचल का पता है भाई किसी को? चलो एक तो पता है, चलो एक बहुत बढ़िया, उनको ठीक है, ठीक है। अब पूनावाला जी को आने दीजिए। देखिए, पूनावाला साहब, क्या आपकी खुशफहमी भी यही है और गलतफहमी भी यही है? देखिए, मैं तो कहता हूं कितना बदलाव हुआ है 8 वर्षों में कि मोदी जी की बातों को भी मानने लगे हैं और जो कल तक रोम रोम करते थे वो आजकल राम राम करने लगे और मंदिर मंदिर घूमने भी लगे। तो ये तो सबसे बड़ी उपलब्धि हमारी। और दूसरी बात, ये बात बिल्कुल सही है, दिल्ली नोएडा में बैठे हुए लोग हमारे मुख्यमंत्री का गुजरात में क्या नाम है, हिमाचल में क्या नाम है नहीं जानते, परंतु काम पूछ लो तो बाबा जी का काम भी बताएंगे और गुजरात का भी काम यही लोग बताएंगे आपको, क्योंकि हम कामदार है, ये लोग नामदार है। ये राजनीति नाम की करते हैं, हम राजनीति काम की करते हैं। और मैं आपको बताता हूं, चुनाव पास आए इसलिए हिंदू को गाली देना शुरू कर दिया है इन लोगों ने। गोपाल इटालिया से लेकर शिवराज पाटिल, क्या कहते हैं शिवराज पाटिल कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को जिहाद का पाठ पढ़ाया था। जिहाद का पाठ, वैसे तो अपने आप को जन्युदारी कहते हैं, ये जिहाद के पाठ की बात करते हैं महाभारत में। और ये क्या बोलते हैं, मंदिर में शोषण होता है महिलाओं का। जवाब ले लूंगा, लेकिन इसी से जान जाए कि चुनाव पास आए तो इसीलिए हिंदुओं को गाली देना शुरू कर दिया। आपको मैं 10 सेकंड भी दूंगा, लेकिन व्यूअर्स आपके लिए बता रहा हूं, मैं आपको कुछ देर में मैं गुजरात का बड़ा ओपिनियन पोल आपको दिखाऊंगा, हिमाचल प्रदेश का बड़ा ओपिनियन पोल भी आपको दिखाऊंगा। इसके लिए आपको कह रहा हूं स्टैंड बाय हो जाइए। इन दोनों राज्यों का बड़ा ओपिनियन पोल अब से कुछ मिनटों में मैं पेश करने जा रहा हूं न्यूज 18 पर। अब कुलदीप जी, आप 50 सेकंड अपनी बात को रख लीजिए। आप जो इतना मुस्कुरा रहे हैं, क्या गम है जो छुपा रहे हैं? सीबीआई वाला गम? अमीश भाई, इन्होंने बाबा जी तुलना कर दी। बाबा की तुलना तो हम नहीं कर सकते। वहां प्लेटलेट की जगह मरीज को मौसमी का जूस चढ़ाया जाता है और उसकी मौत हो जाती है। ऐसा शासन तो हम नहीं दे सकते। दिल्ली के अंदर हमने वर्ल्ड क्लास, उस बाबा ने आपकी जमानत जब्त कर दी उत्तर प्रदेश के अंदर। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है दिल्ली में। दिल्ली सरकार ने दिल्ली के बच्चों के लिए अच्छे एजुकेशन की व्यवस्था की है, अच्छे स्कूल की व्यवस्था की है। अगर ये सजाद भाई खड़े हुए, करंट के एक प्रवक्ता साथ में खड़े हुए थे, मैं इन्हें चैलेंज में पूछ रहा हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी गुजरात के किस स्कूल में गए थे, ये मुझे नाम बता दें। कौन सी जगह गए थे, ये मुझे नाम बता दें। ये नहीं बता पाएंगे क्योंकि प्रधानमंत्री जी को 27 साल बाद गुजरात के शासन करने के बाद भी जाके टेंट में स्कूल खोलना पड़ता है और वहां उद्घाटन करना पड़ता है। ये दुर्भाग्य है भारतीय जनता पार्टी का। और 27 साल का कुशासन गुजरात के लोगों ने देखा है। आज गुजरात के लोग बदलाव चाहते हैं। गुजरात के लोग एक सवाल का जवाब, मैं दिल की गहराइयों से आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं। अच्छा, कुछ कांग्रेस के साथ आपने सेटिंग करी है कि हिमाचल में हम नहीं लड़ेंगे, गुजरात में आप मत लड़िएगा? देखिए, सेटिंग तो की है कांग्रेस और बीजेपी ने। जब प्रधानमंत्री जी का नाम कांग्रेस को लेना पड़ रहा है, प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री जी का ये तो दोनों जगह लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का नाम अगर आज कांग्रेस को लेना पड़ रहा है, उन्हें प्रधानमंत्री को बनाना पड़ रहा है। आम आदमी पार्टी की आम आदमी पार्टी की सेटिंग जनता के साथ है। आम आदमी पार्टी की सेटिंग जनता के साथ है। जनता अच्छे स्वास्थ्य को, अच्छे स्कूल को, मॉडल को वोट देती है। मेरे प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। बाकी की बात करूं तो मैं एक तस्वीर दिखाता हूं। ये इनके चुनाव प्रभारी राघव चड्ढा की तस्वीर है। गुजरात जाते हैं तो नदी के सामने जहां पर त्रिवेणी होती है वहां पर तो नतमस्तक करके वहां पर आशीर्वाद लेते, पर यमुना की नदी में ऐसा अवसर ना आपको मिल सकता है ना हमें मिल सकता है, क्योंकि यमुना को जो क्लीन कराने वाले थे 2020 तक, आज तक क्लीन नहीं करवा पाए। अभी भी प्रदूषित है मां यमुना। और उसके अलावा ये कह रहे हैं हमारी जनता ने बुलाया, ये देखिए, ये स्कूल का मॉडल देखिए। एक प्रधानमंत्री कहते हैं मुझे गंगा में बुलाया। अरे भाई गंगा मां साफ हो गई क्या? बौखलाहट की क्या? अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं, हमारी जनता के साथ सेटिंग है। देखिए जनता के साथ सेटिंग नहीं है, शराब माफिया के साथ सेटिंग है। इसलिए देखिए शराब माफिया के लिए किस प्रकार का एकदम आलीशान रिटेल शॉप खोली है, आलीशान रिटेल शॉप खोली है। और बच्चों की पढ़ाई के लिए ये है इंफ्रास्ट्रक्चर। कंटेनर में 50,000 बच्चे अभी भी शिक्षा ले रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने 53% टीचर्स को अभी तक नियुक्त नहीं किया है, 22,000 गेस्ट टीचर्स को हटा दिया। ये वो लोग हैं जहां पर 70% स्कूल में साइंस नहीं सिखाया जाता। ये वो लोग हैं जिसमें पास परसेंटेज स्कूल में लगातार गिरता जा रहा है। और गुजरात की बात करते हैं, क्योंकि केवल इनकी बुराई गिना के कुछ नहीं होने वाला। गुजरात की बात कीजिए तो मैं सारे आंकड़े लेकर आया हूं। देखिए 30 कस्तूरबा गांधी स्कूल हुआ करती थी, आज 245 है। स्कूल की डिटेल ले लेंगे आपसे। 26 से ओपिनियन पोल का आंकड़ा आ रहा है। देखिए ओपिनियन पोल आ गया। मैं देखिए मेरा एक फर्ज बनता है, मैं सबसे जान लूं कि उनको क्या उम्मीद है। गुजरात में कितनी सीटों की आपको उम्मीद है? देखिए गुजरात में आम आदमी पार्टी बहुत अच्छी सरकार बनाने जा रही है, मजबूत सरकार बनाने जा रही है। गुजरात के लोग समर्थन देने जा रहे हैं आम आदमी पार्टी। गुजरात में और हिमाचल में आपको क्या उम्मीद है? जैसे सारे सर्वे बता रहे हैं 120 130 गुजरात में, उससे ज्यादा होगा। और हिमाचल में भी हम लोग स्पष्ट बहुमत के साथ 40 से ऊपर। एक गैस। और आपकी मैडम? दोनों गुजरात और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार मिलेगी। और इसी तरीके से राइट ऑफ पिछली बार भी किया गया था। राइट ऑफ किया गया था। अब मैं मैथिल साहब, आपका गुजरात पे और हिमाचल पे क्या गैस है? देखिए मेरा ऐसा मानना है कि गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी को लैंडस्लाइड मिलने जा रहा है। 160 प्लस सीटें आएंगी। ये आपका मानना है? ठीक है, मानना है। मैं ओपिनियन पोल दिखाने जा रहा हूं। हिमाचल प्रदेश के अंदर भी जो एक रहा है ना कि पुरानी सरकार रिपीट नहीं होती, इस बार वो मिथक टूटेगा और वहां पे भी प्रचंड बहुमत की सरकार। ओके, आपको क्या लगता है सर? तो मुझे लगता है कि गुजरात में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी हाशिए पे जाती हुई दिखाई दे रही है, बौखलाहट के पीछे यही एक कारण है। वजह आपको जीतता कौन दिखता है गुजरात में? 27 सालों तक जो जीतता वो कौन दिखता है? 27 सालों तक जो पार्टी किसी एक राज्य में रहती है उसके पास कम से कम 27 उपलब्धियां होनी चाहिए लोगों को बताने। बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन जीतता वो कौन दिख रहा है गुजरात में? लेकिन वो लड़ रही है कि प्रधानमंत्री को सी बोल दिया, देश के महिलाओं के साथ ये बोल दिया, वो अलग अलग तरीके से वो। आपको जीतता कौन दिख रहा है? आम आदमी पार्टी निश्चित तौर। आम आदमी पार्टी गुजरात में आपको जीतती है? जबरदस्त जीत रही है। हिमाचल में देखिए हिमाचल में आम आदमी पार्टी की स्थिति मजबूत होगी, ये कहा नहीं। मतलब हिमाचल में भी चलिए देख लेते हैं। अब आपकी नजर में तो हिमाचल और गुजरात दोनों में आम आदमी पार्टी आ रही है, लेकिन जनता की नजर में, ओपिनियन पोल की नजर में, हालांकि ये नतीजे नहीं है, ये ओपिनियन पोल है। और ओपिनियन पोल की नजर में, ओपिनियन पोल जो टोन सेट करते हैं, अधिकतर पब्लिक का मूड वही होता है। और ओपिनियन पोल ये कहते हैं अगर हिमाचल में चुनाव होता है, सूत्र हमारा जो सोर्स है वो सी वोटर है, भारतीय जनता पार्टी को सीटें मिल सकती है 38 से 46, कांग्रेस को मिलती है 20 से 28। आपका सपना जनाब टूटता है। हिमाचल में आम आदमी पार्टी को मिलती है 0, यानी कांग्रेस नंबर 2 पार्टी हिमाचल में रहती है। और अगर मैं एक और सर्वे को उठा लूं, हिमाचल के ही दर्पण और जी के सर्वे को, उसके अंदर भी हिमाचल के अंदर बीजेपी को 36 से 38, कांग्रेस को 20 से 28, आपको 0 से 1, अदर्स के खाते में 0 से 3 के बीच में आती है। अब गुजरात का सर्वे, जहां आपको उम्मीद थी कि सरकार बन रही है, जहां आपको भी उम्मीद थी सरकार बन रही है, कांग्रेस को भी बड़ी उम्मीद है सरकार बन रही है, लेकिन कांग्रेस ने प्रचार अभी तक नहीं शुरू करा, वहां पर कांग्रेस को मिलती है 36 से 44। आम आदमी पार्टी का डब्बा गोल भी हो सकता है या 2 भी हो सकता है, और अदर्स के खाते में 3 आ सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जीत मिल सकती है गुजरात के अंदर, 135 से 143 सीटें मिल सकती है ओपिनियन पोल के मुताबिक। यानी मैथिल साहब, हिमाचल में और गुजरात में सरकारें अपनी रिपीट कर रही है। ऐतिहासिक है कि 27 साल बाद भी भारतीय जनता पार्टी, अगर ओपिनियन पोल का सर्वे सही साबित होता है, तो भारतीय जनता पार्टी पिछले 20 सालों में अब तक की सबसे बड़ी जीत दर्ज करने जा रही है। राधिका खेड़ा, एक आपके लिए राहत की बात है कि इन्होंने लाख बोला कि अब कांग्रेस समाप्त है, अब हम नंबर 2 हो जाएंगे, लेकिन ओपिनियन पोल में नंबर 2 नहीं बन रहे। सबसे पहली बात अमीश जी, अगर
एक मिनट सुन लीजिए। नहीं मतलब आप विकल्प हो जाएंगे, विकल्प हो वाले जाएंगे, हैं विकल्प हो काम जाएंगे, नंबर 2 वाले, विकल्प हो जाएंगे, काम सारे नंबर विकल्प 2 के, विकल्प हो जाएंगे, विकल्प हो जाएंगे, मतलब कांग्रेस का विकल्प हो जाएंगे। अब पॉइंट ये था मेरा। मुझे 40 सेकंड दीजिएगा। सबसे पहली बात, अगर इस तरीके के नतीजे आ रहे हैं, चुनाव की क्या जरूरत है, इसी के बेसिस पे कर देते हैं। और इस बात का क्या डर, और डर क्यों था फिर? क्यों मोदी जी ने चुनाव रुकवा दिए, अनाउंसमेंट? किस बात का डर था? क्यों अपनी कठपुतली को कहा इलेक्शन कमीशन को कि अभी चुनाव अनाउंस नहीं करने? इतना किस बात का खौफ था, जबकि ये प्रोविजन है कि 6 महीने के अंदर अगर किसी स्टेट में चुनाव है तो वो साथ में डिक्लेयर होते हैं। नतीजे तो बहुत अच्छे हैं, तो डर किस बात का? तो अब पिछली बार तो कहा था क्योंकि फ्लड्स थे, इसका हवाला दिया था। अब कौन से फ्लड्स आपको तो चुनाव का अच्छा अनुभव है। अभी आप क्या चुनाव हुए, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब नेता बन के आए हैं, बैलेट पेपर से, तब भी लोगों को भरोसा नहीं हो रहा भाई। वो तो आपकी पार्टी के, हमारे यहाँ चुनाव तो हुए, कहीं चुनाव होते हैं उनके यहाँ या इनके यहाँ, बता दे। लेकिन हम इसी मुद्दे पे बात कर ले, ये तो बहुत दूर की बात है, बहुत जरूरी बात। अगर गुजरात मॉडल 27 साल का, क्योंकि क्या बात करूं उन लोगों से जिनके यहाँ चुनाव नहीं होते, क्या बात करूं उनसे, बहस करूं? इनका चुनाव ही नहीं होता। मुद्दे पे आते हैं, मुद्दा ये है गुजरात। आप कह रहे हैं कि मल्लिकार्जुन, एक सवाल है मेरा, मल्लिकार्जुन खड़गे बनाम नरेंद्र मोदी 2024 की यही है आपकी पिच? मल्लिकार्जुन जी बनाम नरेंद्र मोदी जी, सोनिया गांधी जी बनाम नरेंद्र मोदी जी, राहुल गांधी जी बनाम नरेंद्र मोदी जी, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता और ये देश की जनता बनाम नरेंद्र मोदी जी। नेता तो चुनिए पहले, वो भी मैं आपको बताती हूँ, सुन लीजिएगा, और उम्मीद करती हूँ कोई मुझे टोकेगा नहीं। अगर आप गुजरात मॉडल पे वोट मांग रहे हैं, ये आंकड़े लेकर आए, तो क्यों रेवड़ी बांटनी पड़ी जी? हर घर को 2 फ्री सिलेंडर दिए जाएंगे। मांगिए ना 27 साल के शासन के ऊपर, 27 साल में जो बढ़िया विश्व प्रसिद्ध गुजरात मॉडल बनाया, जिसमें जब वोट फॉर ट्रंप मांगा गया तो उसको टाट के पीछे छुपाना पड़ा। देखिए, मैंने राधिका जी की सारी बातें सुनी, उम्मीद है वो भी मेरी बात सुनेंगी, बीच में नहीं बोलेंगी। देखिए, पहले उन्होंने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे वर्सेस मोदी जी होगा, सोनिया वर्सेस मोदी जी होगा, राहुल वर्सेस मोदी जी होगा। हम तो कह रहे हैं पहले दिन से ये सारे कौरव मिल जाएंगे और पांडवों का सामना करने आएंगे, परंतु अंततः जीत उसी के साथ होगी जो श्री कृष्ण जी जिसको आशीर्वाद देते हैं और वो हमें देते हैं। और श्री कृष्ण जिहाद सिखाते हैं, उनका सर्वनाश होगा इन चुनावों में, जैसे देश में चुनावों में सर्वनाश हुआ था जब इन्होंने हिंदू टेरर कहा था। दूसरी बात, इन्होंने कहा देखिए ये बुरा है गुजरात में, वो बुरा है। गुजरात के बारे में कितना जहर फैलाया गया, कितनी अफवाहें फैलाई गई, और इसीलिए बार बार गुजरात की जनता इन्हें परेशान और इनको बाहर कर देती है। मुझे बताइए कि अगर ये सारी चीजें थी तो राहुल गांधी जी की तथाकथित भारत जोड़ो यात्रा गुजरात को टच कर रही है? टच नहीं कर रही। हिमाचल को टच कर रही है? नहीं कर रही है। एक आध दिन के लिए जा रही है। तो भाई जाइए ना गुजरात में। क्यों नहीं जा रहे गुजरात में? इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि उनको पता है कि गुजराती वो लोग हैं जो गंजे से कभी बाल उगाने का तेल नहीं खरीदते। ये गुजराती है। अब आखिरी बात, सर मैंने किसी के बीच में नहीं बोला। राधिका जी, मैं अच्छी डिबेट हो रही है, आप अपने समय पे बोलिए, मैं आप बात रख देता हूं, उसके बाद आप बोलिए। आखिरी बात मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, क्योंकि आपने भगवान राम की बात करी, कृष्ण की बात, देखिए हम तो सिर्फ इतना कह रहे हैं। अब तो इनको राहुल में भी राम दिख रहे हैं। नहीं, इनको देखिए ऐसा है, राहुल में राम दिख रहे हैं, सब बात अच्छी बात है, परंतु इनको महाभारत में और श्री कृष्ण जी के पावन संदेश में, तो वैसे भारतीय मुसलमान हो, परंतु महाभारत और गीता मेरे लिए भी बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव मामला है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मामला है। ऐसी चीज को कहना कि शिवराज पाटिल, वही शिवराज पाटिल जिसने कहा था कि हिंदू आतंक, सैफरन आतंक होता है, ये कहना कि उसमें जिहाद दिखता है। मैं आज राधिका से पूछना चाहता हूं, क्या आपको महाभारत में जिहाद दिखता है? एक आतंकी ओसामा बिन लादेन की सोच है और एक वो सोच है जो धर्म को स्थापित करती है। क्या आपको महाभारत में और गीता में जिहाद दिखता है, हाँ या ना? पहले बोलिए कि क्यों शिवराज पाटिल को पार्टी से शिवराज पाटिल की बात पे जवाब, क्योंकि बीते हफ्ते बहुत चर्चा में रहा। अमीश जी, जितना ये कोशिश करेंगे धर्म पे डिबेट को ले जाने की, मैं इनके शिवराज पाटिल मेरी पार्टी से है क्या? बीच में बोलेंगे, मैं इनके बीच में नहीं बोली। आप अपनी डिबेट अगर चाहते हैं कि मैं आपके बीच में बोलूं तो खुद पे भी रखें। अब बात आते हैं, मैं फिर बोलूंगी क्योंकि यहाँ पे सवाल उठेंगे 27 साल के मोदी जी के शासन में। मैं कहूंगी मोदी जी का ही शासन है क्योंकि यहाँ पे किसी को उनके वहां के सीएम का नाम नहीं पता। बिल्किस बानो के बलात्कारियों को छोड़ दिया गया। जिस प्रदेश में, जिस देश में उसके महिला के कपड़े देख के बलात्कारियों को छोड़ दिया जाता है, और वो कौन बलात्कारी थे? जिन्होंने एक छोटी सी 3 साल की बच्ची की हत्या कर दी, पहले उसका सामूहिक बलात्कार किया, उसकी गर्भवती महिला मां जो थी उसका बलात्कार किया, फिर उस लड़की का एक पत्थर पे सर मार के छोड़ दिया। और वो जो रेमिशन कमेटी बनी थी ना, जो ये कहेंगे कांग्रेस के समय पे बनी थी, जिसमें कहा गया था कि 10 लोग होंगे, उसमें से 5 अधिकारी थे गवर्नमेंट और 5 ऐसे लोग होने चाहिए थे जो सोशल वर्कर थे। उसमें 3 भाजपा के एमएलए, 2 इनके प्रदेश के कमेटी के लोग। लेकिन अगर देश के प्रधानमंत्री जाके लाल किले पे बोलते हैं, देखिए ये बोल रहे थे ये नफरत फैलाने से इनको नहीं रोका गया। लेकिन जब मैं इंसाफ मांगूंगी, न्याय मांगूंगी गुजरात की, देखिए अब मैं अमीश जी जवाब, मैंने बोला बोलने के लिए जवाब देने के लिए, गुजरात में हिंदू लड़कियों का सर धड़ से अलग कर दिया
जाता ठीक है, है। अमीश ये जी, मैं महिला जवाब सुरक्षा दूं। है। HDI में अमीश जी, 28वें चिल्ला के नंबर पे, डिबेट करनी है। आखिरी नंबर पे चीख के गुजरात डिबेट है। करनी है। 6000 स्कूल बंद हो गए। क्या यहाँ बैठी महिलाएं अमीश जी, जितनी चीख बैठी है, के क्या डिबेट आपको ये करनी है कि एक्सेप्टेबल है कि एक महिला के बलात्कारियों को ऐसे छोड़ दिया राधिका जाए? जी। हाँ या ना बताइए। ठीक है, क्या बहुत अच्छी acceptable बात। है? ये मैं बात कोई नहीं सकते हैं जवाब क्या दे रहा, न्याय? कोई जवाब ही नहीं दे मांगिए। रहा। क्या आप मांगेंगे न्याय बिल किसके मैं लिए? जवाब- कहेंगे प्रधानमंत्री मैं को जवाब कि बिल दूं? किसको न्याय दो? मैं नहीं जवाब कहेंगे। दूं क्या? बोलिए कि बिल किसके अमीश जी, साथ क्या जो हुआ चल रहा है? गलत हुआ। जी, बोलिए बिल किसके अमीश साथ जी, जो हुआ अच्छा, वो गलत ठीक, हुआ। क्या चल ओके, रहा है? सिद्धार्थ यहाँ पूनावाला। की बेटियां भी कह रही है मैं कि जवाब गलत हुआ। दूं? आप बोल के दोस्तों, दिखाइए। मैं जवाब दूं क्या? थैंक यू। देखिए, बताइए, एक शब्द में जितना कहिए गुस्सा- न्याय हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल होगा, अमीश क्योंकि जी, एक मैं महिला जवाब के दे साथ सकता अगर ऐसा इत्मीनान- होगा तो ये दुख भी आपकी देता बात है, को सुना गया। गुस्सा भी दिलाता है। अब आप बोलने तो दे। क्यों बोलने दे? क्योंकि बोलने दिया तो 27 साल में इस देश को क्या मिला कि बलात्कारियों को छोड़ दिया गया, और ये दर्द देता अच्छा, है। ठीक है। आपकी भी बेटियां होगी। मुझे बहुत अच्छा लगा, इतनी उत्तेजना महिलाओं के विषय में इन्होंने दिखाई है, मैं कदर करता हूं, परंतु इसमें भी हिंदू मुस्लिम कैसे कर सकती है कांग्रेस? देखिए बोलिएगा उनकी बिल किसको न्याय मिले? मानसिकता, देखिए उनकी मांगिए न्याय। मानसिकता, उनको 50 सेकंड दीजिए अपनी बात को रखने देखिए का। उनकी आपने 2.5 मिनट बोला, मैडम। मानसिकता। इसी प्रकार की रेमिशन कमेटी ने एक छोटी सी बच्ची का बलात्कार फैज नाम के व्यक्ति ने किया था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा दी और फिर रेमिशन मिलकर उसको आजीवन कारावास मिला। तब ये लोग मुंह नहीं खोलते। जब अंकिता को जलाया जाता है और अंसारी नाम का लड़का जलाता है उसे झारखंड में, तब ये लोग मुंह नहीं खोलते। जब राजस्थान के मुख्यमंत्री कहते हैं कि बलात्कार इसलिए होते हैं क्योंकि बलात्कारियों को फांसी की सजा मिलती है, तब ये लोग कुछ नहीं बोलते। और आज बिल्किस बानो के लिए बोलने वाले लोग, मुझे बताइए कि जब फैज को रेमिशन मिल रही थी तो इन्होंने क्यों नहीं मुंह खोल के बोला? क्यों जब राजस्थान नंबर 1 बना है बलात्कार के मामले में, एक भी बार मुंह खोलकर प्रियंका वाड्रा ने नहीं कहा? यह दिखाता है इनकी मानसिकता कि बलात्कार के विषय में भी आज धर्म देखकर तय किया जा रहा है कि आक्रोश कितना आएगा, क्योंकि फैज ने जिस बच्ची का बलात्कार किया उसके लिए तो इनका आक्रोश नहीं दिखाई फिर आगे धर्म ये पे। इनका मैंने दौरा बताया ना, अब गुजरात देखिए, में हिंदू लड़कियों का भाई दिन दहाड़े तरीका सर धड़ से डिबेट अलग का कर दिया एक जाता है। शांतिपूर्ण तो वो तरीके क्या से हुआ? होना चाहिए। पर ये नहीं बोलेंगे एक शब्द नहीं आया कि बिल शांतिपूर्ण किसको तरीके, न्याय देखिए मिले। डिबेट को देखिए, हाईजैक आपने करना एक बार है, नहीं डिबेट बोला को कि खराब सिद्धार्थ करना पाटिल में है। सवाल पूछा, आपने बिल जवाब नहीं किसको दिया। न्याय अमीश जी, मिले? अमीश जी देखिए, एक अन्याय ना हो। सेकंड, अमीश जी देखिए, एक तो 2 वर्सेस 1 है, दूसरी बात ये बात करने नहीं देती है। ये हर चैनल में आपने देखिए, सारे लोग जानते हैं इनकी फितरत देखिए, अब मैं फिर कि बोलूं, कहीं पर भी बात personally नहीं हमें करने बोलना है। देती। अब मुझे अमीश बोलने जी, दीजिए। you can debate with him, अगर ये चीज पर्सनल होनी है। नहीं, आप अपनी बात ये करो। तरीका है, आप मेरे समय पर बोलने नहीं दे रही है मुझे। तो मैं पार्टी छोड़ के जाती हाँ, है और ऐसे-ऐसे नहीं, भाई आप देखिए, मुझे लगता है बातों का जवाब छोड़ने नहीं, वाली जनता बात नहीं इनके है। खिलाफ एक है सेकंड, तो राधिका छोड़ जी, के भाग गए। यही गुजरात में भी यही किया है। एक सेकंड, नहीं, मैं बोलती हूँ कि सुबह शाम झूठ बोलते हैं। I'm sorry, I'm leaving. अब मैं एक सेकंड राधिका, ऐसा लगता है कि आप हमें यहाँ पे बुला के- ये इनका मेरी बेइज्जती टैंट्रम कोई कोई करा। कांग्रेस का मेरा टैंट्रम कोई निवेदन है। देश के लोग अब सहन अगर करने को इनके तैयार पास नहीं मुद्दे नहीं है, ये नहीं बोल सकते। आप प्लीज चलिए, शर्म आती आप है प्लीज। एक महिला के लिए इंसाफ मांगते हुए, पर- तो ये मेरे पे जाएंगे, क्योंकि यही चाल चरित्र चेहरा है भाजपा अच्छा, का। मेरा मैं निवेदन है, एक ऐसे सेकंड, मेरा- घटिया लोगों के साथ। अच्छा, मेरा निवेदन आप क्योंकि ऐसा, एक सेकंड राधिका जी, आप इत्मीनान से यहाँ पे खड़ी रहिए। आपने हमारा निवेदन को स्वीकार किया, थैंक यू सो मच। ओके, अब कुलदीप जी काफी देर से थे। कुलदीप जी, एक बात बताइए, केजरीवाल जी को भगवान कृष्ण याद आ गए। गोपाल इटालिया ने जो बोला, जिसके ऊपर सिद्धार्थ पूनावाला ने कमेंट करा, उस पर आप जरूर रिएक्ट करिएगा। लेकिन एक बात बताइए, ये चुनाव आ रहा है तो किसी को भगवान राम याद आ रहे हैं, किसी को भगवान कृष्ण याद आ रहे हैं, ऐसा क्यों? लेकिन केजरीवाल जी ने तो कहा था कि मेरी दादी या नानी जी, जो मुझे ध्यान में आता है, वो कभी भी उस राम के मंदिर में नहीं जाएंगी जिसको मस्जिद तोड़ के बनाया गया हो। देखिए, आम आदमी पार्टी हमेशा स्कूलों की बात करती है, एजुकेशन की बात करती है, हेल्थ की बात करती है, लेकिन जब कंसों का नाश करना होता है कौन तो कंस श्री है? कृष्ण, जब कंसों, भारतीय जनता पार्टी के लोग जो अंकिता भंडारी कांग्रेस जो अंकिता भंडारी के नाम पे चुप हो जाते हैं, जब उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी का नेता का बेटा बलात्कार करता है एक बेटी का, उत्तराखंड की बेटी का, तो ये चुप रहते हैं। आज उनके माँ बाप वीडियो बना के प्रधानमंत्री से कह रहे हैं कि आप उत्तराखंड आ रहे हैं, हमारी बेटी को न्याय दीजिए, हमारी बेटी को न्याय मिलना चाहिए, लेकिन पूरी भारतीय जनता पार्टी उसके पीछे खड़ी हुई है। जब हाथरस के अंदर एक बेटी को रात के वक्त जलाया जाता है तो भाजपा का नेता कहता है बाजरा खेत में जाती क्यों है बेटियां, उस बेटी के लिए सब्जी यूज किए जाते हैं। तो ये महिलावाद की बात करते हैं। ये ऐसे लोग हैं जिनका सर्वनाश होना जरूरी है, और जब कंस का जब ज्यादा वो बढ़ जाएगा तो श्री कृष्ण को जन्म लेना पड़ेगा। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का जन्म श्री जन्माष्टमी के दिन हुआ था। तो वो कृष्ण है केजरीवाल जी, बिल्कुल बिल्कुल कृष्ण है। नहीं, अरे कृष्ण की तरह उन्होंने अवतार लिया है, जन्माष्टमी उनका जन्म हुआ है, उसमें क्या बुराई है? उसमें क्या बुराई है? जन्माष्टमी के दिन, जन्माष्टमी के दिन किसी का जन्म हुआ है तो उसमें क्या बुराई है?
एक सेकंड। अमीश भाई, जन्माष्टमी के दिन उनका जन्म हुआ है तो उसमें क्या बुराई है? और कंसों का जब भी अगर वो गलत काम करेंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग, जो आज गुंडागर्दी, माफियागिरी जो आज चल रही है पूरे देश में, उसको अरविंद केजरीवाल बिल्कुल आप दोगे, आप उस भ्रष्टाचार को अरविंद केजरीवाल खत्म करेंगे। जो गुजरात के अंदर 27 साल देखिए, से कुशासन है, तो राम का रूप राहुल जी हो गए, कृष्ण का रूप केजरीवाल जी हो गए, आप किसका रूप है भैया? अब देखिए, हम तो जनता जनार्दन का रूप है। हम कोई भगवान की तुलना हम अपने आप की करते नहीं है, क्योंकि हम इस प्रकार के बहकावे में नहीं है। हम जनता जनार्दन का रूप है, जनता से निकले। परंतु मैं बात बताना चाहता हूं कि शराब घोटाला, क्लासरूम घोटाला, बस घोटाला तो किया, अब बर्थ डेट घोटाला भी। 15 अगस्त 1968 को पैदा हुए अरविंद केजरीवाल, और उस वर्ष जन्माष्टमी 16 अगस्त को थी। ये बताते हैं ये कृष्ण जी के भक्त हैं। मैं इनसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, इन्होंने कहा कि ताहिर हुसैन भी कान्हा है, वही ताहिर हुसैन जिन्होंने किस प्रकार से दिल्ली दंगे रचाए थे और आज उसके खिलाफ केसेस दर्ज हो चुके हैं। इन्होंने कहा सत्येंद्र जैन भी कान्हा है, कट्टर ईमानदार है। 4 महीने से सत्येंद्र जैन जेल है, कोर्ट ने राहत नहीं दी है। और आज विजय नायर को भी कान्हा बताया, जो दारू की दलाली करता था, शराब माफिया से पैसा लेता था, कमीशन लेता था, और आज वो भी कोर्ट ने उसको जेल में रखा। अब कोर्ट भी इनके लिए वेंडेटा पॉलिटिक्स कर रहा है क्या? ये केजरीवाल जी कृष्ण कब से बने, मतलब कब से कोर्ट में जाके श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन उनका जन्म हुआ है। और मैंने कहा कि आज कई लोगों को होगा जन्माष्टमी के दिन, गुजरात के अंदर थोड़ी हो जाते हैं। जब गुजरात के अंदर आज भारतीय जनता पार्टी का आतंक बढ़ रहा है, गुंडागर्दी बढ़ रही है, महिलाओं से बलात्कार हो रहे हैं, वहां के स्कूलों की हालत बुरी है, तो निश्चित रूप से किसी ऐसे आदमी को आगे आना पड़ेगा जो इन सब चीजों को ठीक करेगा। और उनका नाम अरविंद केजरीवाल। कृष्ण हो गए हैं। आपको पता है श्री कृष्ण कौन थे? जो द्रौपदी की लाज बचाने के लिए स्वयं आए थे जब उनके साड़ी उतारी जा रही थी। और आपके राज में क्या हो रहा है? आपने निर्भया के नाम पे सरकार बनाई, निर्भया फंड यूटिलाइज, मत बोलिए, आपने सरकार बनाई, निर्भया फंड वो कांग्रेस का रास्ता जिसमें इंडिया के साथ बलात्कार किया गया, और आम आदमी पार्टी ने उठाया मैं बात करूं, जब आम आदमी पार्टी ने उठाया था रहती थी, वो मेरी विधानसभा है, वहां पे जिस गली में वो रहती थी आज तक स्ट्रीट लाइट नहीं है। निर्भया फंड यूटिलाइजेशन 0। दिल्ली में हर रोज 2 नाबालिग लड़कियों के साथ रेप होता है, और दिल्ली देश की राजधानियों में नंबर 1 है क्राइम अगेंस्ट विमेन। और आप अपने आप को श्री कृष्ण कहते हैं? आप बोल के दिखाइए बिल्किस बानो के लिए, बिल्किस बानो के नाम पे कहीं जम जाएगी, जो खुद महिलाओं की लाज नहीं रख पाए, हाथ में तिरंगा नहीं एक सेकंड राधिका जी, एक सवाल। जब राहुल जी में आपको एक सेकंड जब राहुल जी में आपको राम दिख सकते हैं, उनको केजरीवाल जी में कृष्ण दिख रहे हैं, क्या करिएगा? अब पब्लिक में किसको कृष्ण और राम दिख रहे हैं वो तो पब्लिक बताए। अगर किसी पब्लिक किसको कृष्ण और राम मानती है वो तो पब्लिक जाने। लेकिन आपको राहुल जी में राम दिखते हैं, इनको केजरीवाल जी में कृष्ण दिखते हैं। पब्लिक को राम और कृष्ण किसमें दिखते हैं वो पब्लिक जाने, पब्लिक की राय ले लेते हैं। ओके, मैं आ रहा हूं मैडम। आपने केजरीवाल जी को कृष्ण जी से कंपेयर कर दिया। कृष्ण जी ने कभी भी फ्री में चीजें नहीं बांटी, उन्होंने कहा था मेहनत करके खाओ, और केजरीवाल जी फ्री में बांट रहे हैं। ये बच्चे का सवाल है, मेहनत करो फल की इच्छा ना करो, लेकिन आप तो फ्री में बांट रहे हैं। जवाब कौन है? श्री कृष्ण वो है जो समाज में एकता की बात करें, लोगों को आगे बढ़ाने की बात करें, रोजगार देने की बात करें, अच्छी स्वास्थ्य सेवा देने की बात करें। तो केजरीवाल जी को कृष्ण बोल दिया। जो अभी कृष्ण वाली बात इन्होंने की, भगवान श्री कृष्ण का अपमान आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता यहाँ खड़े होकर कर रहे हैं। क्या भगवान श्री कृष्ण कमीशन एजेंट थे? शराब माफियाओं के जो कमीशन एजेंटी करते थे, क्या उन्होंने दिल्ली के अंदर जिस प्रकार से इन्होंने भ्रष्टाचार किया, क्या भगवान श्री कृष्ण ने अपने राज्य में भ्रष्टाचार किया था? क्या उन्होंने जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का नाम जोड़ा है केजरीवाल जी से, ये बहुत निंदनीय है। पूरे हिंदू समाज इससे आहत है। और मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि यदि भगवान श्री कृष्ण की तुलना आपने केजरीवाल जी से की है, तो क्या भगवान श्री कृष्ण ने कभी किसी मस्जिद को डोनेशन दिया जिस प्रकार से आप अपने सरकारी फंड से दे रहे हैं? पूछना चाहता हूं। जवाब। इनके डाटा और आंकड़े कहां से आते हैं मुझे समझ में नहीं आता है। डाटा कहां से लेके आते हैं, कौन सा डेटा उठा के लाते हैं, मुझे भारतीय जनता पार्टी का समझ में नहीं आता। लेकिन जब भी 27 साल के डेवलपमेंट की बात होगी, गुजरात की बात होगी, कि 27 साल दिल्ली का बताइए ना, 27 देर मस्जिद ये क्या तस्वीर दिखा रहे हैं आप? एक क्या बार-बार तस्वीर दिखाते हैं आप, क्या है ये? देखिए, ऐसा है, कमीशन चोर और माखन चोर में बहुत अंतर है। और देखिए, श्री कृष्ण हमारी गोपियों के संग होते थे, और वो जो होते थे वो चार्टर प्लेन में नहीं होते थे। ये जनता के पैसों से चार्टर प्लेन में जाने वाले ये एक सेकंड अब मैं मुझे लगता है एक करके बात उसका क्या है? जो बैठ के पूरे दिन मेकअप कराते हैं, कैमरे के सामने लाइट लगाते हैं, उसका क्या है? उस पे जाओगे? कैमरा लाइट तो यहाँ भी लगी है। नहीं, नरेंद्र मोदी मेकअप कराते हैं, लाइट तो यहाँ भी आ रही है। देखिए, अभी दिखा दूं मेकअप की फोटो नरेंद्र मोदी की? अब देखिए विडंबना की बात दिखा दूं है। अभी अमीश मेकअप जी ने की मुझे फोटो। कहा, अमीश जी ने मुझे कहा कि एक अपने आप को एक सेकंड एक ने कहा कि मैं श्री राम हूं, एक ने कहा मैं श्री कृष्ण हूं। ये दोनों श्री राम श्री कृष्ण नहीं, ये बड़े मियाँ और छोटे मियाँ हैं, और दोनों की हरकतें कैसी है।
दोनों ने मिलकर सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाए, दोनों ने मिलकर बालाकोट पर सवाल उठाए, दोनों ने पुलवामा का दोष भारत पर डाला, दोनों ने पाकिस्तान परस्ती के नए आयाम ढूंढे। पंजाब में इनकी सरकार कह रही है पाकिस्तान के साथ जो है ट्रेड शुरू कर दो, ये तो 370 पर पाकिस्तान के साथ ही खड़े हैं और कहते हैं भारत जोड़ो निकले हैं। मैं कहता हूं कि अगर ये दोनों एक दूसरे के पूरक नहीं है तो कांग्रेस पार्टी बताए गुजरात में इन्होंने पूरा आउटसोर्स करके रखा है आम आदमी पार्टी को, और आम आदमी पार्टी ने आउटसोर्स करके रखा है हिमाचल में कांग्रेस को, और एक दूसरे के साथ जब अवसर मिलता है तो दोनों मिल जाते हैं और भ्रष्टाचारियों का बचाव करते हैं। दिखाइएगा, देखिए वो मेकअप नहीं है, वो मैडम तुसाड में स्टैचू बन रहा था उसका मेजरमेंट है, ये भी नहीं पता है। ये स्टैचू बन रहा था उनका तो उसका मेजरमेंट है, ये स्टैचू का मेजरमेंट हो रहा है। दिखा दीजिए ना क्या क्या मेकअप नहीं हो रहा, मेजरमेंट हो रहा है, दिख रहा है सर। बहुत सारे मेजरमेंट ऐसे दिखा दूंगा, अभी और फोटो दिखा दूंगा आपके यहाँ पे। निकालिए सारी, देखिए गोपाल इटालिया एक नहीं बहुत सारे इनके पार्टी में बहुत सारा मेजरमेंट हो रहा है। पर नरेंद्र मोदी की मां को जो शब्द बोले गए और देश की जनता को तो सी बोला गया, जो पॉइंट आया जो बार बार बीजेपी उठा रही है इस चर्चा के अंदर, ऑडियंस ने भी एक सवाल पूछा था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने डिबेट में चैनल को कहा था सी का मतलब क्या होता है, क्या मतलब बताया था ना, क्या मतलब योगी जी ने बताया था ना। बनाया जनाब, सवाल आपको भी राम दिखते हैं राहुल जी में और केजरीवाल जी में कृष्ण दिख रहे हैं, इस सवाल का मेरे सवाल का जवाब सर। हिंदू मुसलमान करने हम यहाँ नहीं, हिंदू मुसलमान नहीं है तो हिंदू है जी, ये हिंदू मुसलमान कैसे है, ये तो हिंदू है। मैं तो राम और कृष्ण की बात कर रहा हूँ, हिंदू मुसलमान कैसे भैया? अमीश जी ये वो ट्रैप है जिसमें आम जनता फंस ये जाती है। आम जनता नहीं, आप भी, मैं भी जनता हूं, आप भी जनता है, मैं कोई ट्रैप नहीं आप पे डाल रहा। एक पार्टी कह रही है कि कृष्ण और केजरीवाल, एक कहती है राम और राहुल। आपसे मैं पूछ रहा हूं सवाल, आप कहते हैं हम हिंदू मुसलमान नहीं करें, ये तो हिंदू है जी। जी देश की जनता ने 60 साल तक कांग्रेस पार्टी को शासन करने का मौका दिया, कांग्रेस पार्टी ने काम की। 8 सालों में भारतीय जनता पार्टी की कलाई उतरती हुई दिखाई दे रही है। पिछले 8 सालों में हमने देखा है कि देश के शीर्ष में बैठे हुए बड़े बड़े जो महामहिम हैं उनकी आंखों से आंसू बहते हुए हमने देखा है। आरबीआई की साख आ गई है, रिजर्व बैंक की साख आ गई है, सीबीआई की साख आ गई, ईडी को तोता बना दिया, सीबीआई को अपने पिंजरे में कैद करके रख दिया। हम सिर्फ यही कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार पे आप बात कर रहे हैं, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष कैमरे के सामने में पैसा लेते हुए पकड़े जाते हैं, वो भ्रष्टाचार पे बात करेगा। अच्छा जी, आप बलात्कारियों मिनिस्टर तिरंगा यात्रा जो निकाले, बलात्कारियों के पक्ष में जो कश्मीर में तिरंगा यात्रा निकाले, वो बलात्कारियों के पक्ष में जो कश्मीर में तिरंगा यात्रा निकाले, वो कहता है महिलाओं के सम्मान की बात। आपका पॉइंट आया। राधिका अपनी बात को रखना चाहती है। इन्होंने 14 सीटें बदली हैं, 14 सिटिंग विधायकों की सीट खाती है। इसका मतलब क्या है? एक्सेप्टेंस है ना कि काम नहीं हुआ। 14 ऐसी सीट है हिमाचल प्रदेश में जहां काम नहीं हुआ। और क्या काम नहीं हो रहा? अपने आपको बार बार कह देंगे डबल इंजन की सरकार, लेकिन सच में असलियत में पिछले 5 साल में ये ट्रबल इंजन की सरकार है, जहां पे एप्पल ऑर्चर्ड वालों को आके ये बोलना पड़ा कि हम चुनाव को बैन कर देंगे, हम चुनाव का हिस्सा नहीं बनेंगे, क्योंकि आप लोगों ने इतना जीएसटी लगा दिया। किस पर? वो उस पे जीएसटी लगाया सिर्फ कार्डबोर्ड के डब्बों के ऊपर। आपका चुनाव में मुद्दा है महंगाई और बेरोजगारी, यही मुद्दा है आपका सबसे बड़ा। महंगाई, बेरोजगारी और महिला सुरक्षा। ये 3 बड़े मुद्दे हैं। लेकिन मैं एक व्यूअर्स आपके साथ संवाद करता हूं, इस बात को मैं कई बार बोल चुका हूं, दोबारा इसको मैं बोल रहा हूं। महंगाई और बेरोजगारी इस देश में समस्या तब से है जब मनोज कुमार की फिल्म आई थी रोटी कपड़ा और मकान। इसको लाइटली मत लीजिए, रोटी कपड़ा और मकान फिल्म आई थी और एक फिल्म आई थी जिसमें शत्रुघ्न सिन्हा बनते हैं छेनू। तब से ये महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा इस देश के अंदर चल रहा है। तो ये समस्या उतनी पुरानी है जितना पुराना ये देश है, और वो उतनी तब तक रहेगी जब तक इस देश में व्यापक लोकतंत्र चलता रहेगा। इसलिए शायद ये मुद्दा लोगों के गले नहीं उतर रहा, इसीलिए आपने 2019 में महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा उठाया, लोगों ने आपका समर्थन नहीं किया। हाल ही के 5 राज्यों में चुनाव हुए थे, जहां पर 4 राज्यों के अंदर बीजेपी की बम्पर जीत हुई, एक राज्य के अंदर जहां आपका शासन था वहां आम आदमी पार्टी की जीत हुई, वहां भी आपने मुद्दा उठाया लेकिन आपको समर्थन नहीं मिला। ऐसा क्या कारण है कि अब आप ऐसा क्या कारण है कि आप लोग मुद्दों को समझ नहीं पा रहे? राधिका 10 सेकंड में जरा इसका जवाब दीजिए। मुद्दा क्या है आप लोगों क्या ये मुद्दा नहीं है? जब आप महंगाई के बारे में बोलो तो देश की वित्त मंत्री बोलती है मुझे प्याज और लहसुन के दाम से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं खाती नहीं। जनता के गले नहीं उतर रहा ना मैडम। उन्होंने वादा किया था डॉलर और रुपया एक रेट पे आएगा। अब आप पूछेंगे वित्त मंत्री साहिबा से तो बोलेंगी अरे रुपया नहीं गिर रहा, डॉलर बढ़ रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है। आप कहते हैं क्योंकि हमको नफरत को कम करना है, हमको प्यार बांटना है, हमको देश को एक करना है। मुझे समझ में नहीं आता ये भारत जोड़ो यात्रा 1984 के बाद क्यों नहीं निकली थी जब सिख दंगे हुए थे? मुजफ्फरनगर के दंगों के बाद क्यों नहीं निकली थी भारत जोड़ो यात्रा जब दंगे हुए थे? हाशिमपुरा के दंगों के बाद क्यों नहीं निकली थी? अब देश के अंदर ऐसा क्या हुआ है कि आपको भारत जोड़ो की यात्रा, जोड़ने की यात्रा करनी पड़ी है? भारत टूट कहां रहा है जिसको आप जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? टूट तो आपकी पार्टी रही है, 8 विधायक वहां टूट गए, राजस्थान में कांग्रेस छिन्न भिन्न पड़ी हुई है, मध्य प्रदेश में झगड़े देखने को मिल रहे हैं, गुलाम नबी आजाद छोड़ के चले गए। आपकी पार्टी जरूर टूट रही है लेकिन भारत को आप कहां जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं? भारत तो जुड़ा हुआ है।
देखिए, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। देखिए, अगर आपको नहीं दिख रहा जिस तरीके से नफरत फैल रही है, जिस तरीके से कपड़े देख के इंसाफ हो रहा है, अगर आपको वो नफरत नहीं कैसा दिख रही- कपड़े देखकर इंसाफ? बिल्कुल, बिल्किस के साथ उसके कपड़ों की वजह से इंसाफ नहीं हो रहा। मोदी जी तो कहते हैं मैं कपड़े देख के पहचानता हूं, लेकिन इन्होंने जो बात कही, इन्होंने मुझे कहा मैं झूठ बोलती भारत हूं। जोड़ो यात्रा मैं क्यों? उस पे भी बोलूंगी, लेकिन अगर मुझ पे इल्जाम लगाया जाएगा वो भी मैं क्लियर आप करूंगी। बिल्कुल CMI का डेटा है और भारत टूट रहा है। मेरे को बिल्कुल इस बात कैसे पे टूट रहा है? आपत्ति है, मुझे इस बात पे आपत्ति है जब गोपाल इटालिया प्रधानमंत्री, इस देश के प्रधानमंत्री की माताजी के लिए कुछ बोलते हैं। मुझे उस बात पे भी आपत्ति होती है जब नरेंद्र मोदी कांग्रेस की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी के लिए बोलते हैं कि ये कांग्रेस की विधवा है, ये जर्सी गाय है। एक शशि थरूर जी की पत्नी के लिए बोलते हैं कि वो 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड है। मुझे आपत्ति होती है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं कि लड़कियों को सड़क पे खड़े होकर अचार बेचना चाहिए क्योंकि वो अचार जल्दी बिकेगा। मुझे आपत्ति होती है जब नरेंद्र मोदी जी ये बात बोलते हैं कि गुजरात में भूखमरी नहीं है, जो अब लड़कियां भारत हैं, जोड़ो वो यात्रा कब पे अपना आइए। फिगर आप के कहा चक्कर मोदी में जी पे करती अटकी है। हुई है। ये चीज़ मैं आपत्ति है। भारत जोड़ो यात्रा जब- की पूछ रहा हूं बिल्कुल, सवाल। भारत जोड़ ये नहीं है। क्या जब भारत जोड़ो देश यात्रा में क्यों? एक बलात्कार होता है जम्मू कश्मीर में एक छोटी सी बेटी का, तो भारत इनके जोड़ो यात्रा MLA क्यों? इनके MLA तिरंगा यात्रा निकालते हैं तो भारत टूट रहा है। जब ये अलगाववादियों के साथ जम्मू कश्मीर में सरकार बनाते हैं तो भारत टूट रहा है। जब आए दिन कश्मीरी पंडितों की हत्या जम्मू कश्मीर में हो रही है जो 370 हटने के बाद नहीं होनी थी, मैडम, तो भारत टूट रहा आप है। इत्मीनान रखिए थोड़ा। एक मैं दोबारा आपसे सवाल पूछ रहा हूं, भारत जोड़ो यात्रा 84 के बाद क्यों नहीं निकली थी? मुजफ्फरनगर दंगों के बाद क्योंकि क्यों नहीं निकली? 84 के बाद मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं थे। तो मतलब मोदी जी कौन है? प्रधानमंत्री है, इसलिए भारत जोड़ो यात्रा है। क्योंकि वो बहुत तोड़ रहे बढ़िया। हैं, वो देश को तोड़ रहे हैं, वो देश को तोड़ रहे हैं, वो जी। देश को तोड़ रहे हैं क्योंकि उन्होंने कहा था 370 हटेगी तो सारे के सारे कश्मीरी पंडित कश्मीर वापस मतलब ये जाएंगे। भारत जोड़ो लेकिन यात्रा अब 370 दोबारा लागू करने 370 दोबारा लागू करने के लिए है। मैं एक-एक ये चीज भारत जम्मू जोड़ो कश्मीर यात्रा। से छोड़ के अच्छा, ये शुरू भी करके, अब बताइए। आप बीच में बोलेंगे, नहीं, मैं मेरे को बीच बात में बोलने नहीं बोल रहा, दीजिए। बीच में नहीं बोल रहा। ये भारत जोड़ो यात्रा 370 लागू करने के लिए है। ये भारत लागू जोड़ो यात्रा करने के लिए मैंने नहीं बोला। जी, 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 प्लीज जी, मेरे वर्ड्स को मत बदलिए। मैं आपने बोला नफरत कैसे फैल रही है। आप कहते हैं तो कि ये 370 हटाने से नफरत फैल गई कैसे? क्यों रोज आए दिन कश्मीरी पंडितों के 370 हटने से नफरत फैली है। क्यों कश्मीरी 370 पंडितों के- हटने से क्या नफरत रोज फैली है। कश्मीरी पंडितों की हत्या नहीं हो रही? क्या 370 पिछले 6 हटने से महीने से कश्मीरी पंडित अपनी जान के लिए भीख नहीं मांग रहे कि सरकार को ये नहीं कह रहे कि हमारी सुरक्षा करिए, हमें वहां से शेताब पुनावाला का जवाब हटाइए? ये जरूरी है। सच्चाई है। मैं तो जब क्या आपके पास ऐसा आऊंगा। हुआ? हर रोज वहां पे टेरर अटैक हो रहे हैं आए दिन। अब तो breaking हमारे news आ हमारे चुकी है। पुलिस जी, के जी, जी। सबसे वरिष्ठ अधिकारी को मार दिया गया जब खुद जी, जी, गृह मंत्री वहां जा जी, रहे जी, जी। थे। तो नफरत नहीं फैल रही? अब देखिए अमीश जी, इनकी तथाकथित भारत जोड़ो यात्रा जो है वो पता है किससे शुरू हुई? ये तस्वीर देखिए, ये जॉर्ज पुनैया है। एक ऐसा व्यक्ति है जिसने कहा कि मैं भारत माता है, पर वहाँ से शुरू नहीं हुई है। चप्पल पहनकर चलता हूं क्योंकि भारत माता की बीमारी मुझे ना लगे, और कहा हिंदुओं तुम ध्यान रखना तुम्हारी आबादी बढ़ने नहीं देंगे। इसके साथ मिलकर भारत जोड़ो यात्रा की जा रही है। और ये लोग जब इनके पवन खेड़ा को पूछा जाता है तो कहते हैं कि राहुल गांधी और जॉर्ज पुनैया का बीच का संवाद भगवान बुद्ध और अंगुलीमाल के बीच का संवाद था। मतलब राहुल गांधी अंगुलीमाल थे और ये भगवान बुद्ध है इनके लिए। या कहिए कि ये इसके खिलाफ खंडन करते हैं। दूसरी बात, वो कह रहे बकवास है ये। बकवास है तो पवन खेड़ा को बताया बकवास है पवन खेड़ा। दूसरी बात, क्या उन्होंने बोला है नहीं बोला ये बात? अमीश जी आप भी जानते हैं इस बात को। उन्होंने कहा कि ये जो साहब है ये साहब साहब ओसामा जी, मैं तो नाम हाफिज साहब, ये पादरी भी जो देश के ऊपर ये टिप्पणी करता है कि जी, मैं जी। भारत माता पर साहब चप्पल बोलने पहन के से चलूं, क्या किसी की साहब इज्जत है होती इनके, है? ये साहब है और मैं तो 370 बोलती हूँ हटने से मोदी जी नफरत सबसे भ्रष्ट आदमी और मैं उनको भी साहेब बोलती हूँ। याद है ना, सफेद साहब। दाढ़ी, अच्छा, काली प्रधानमंत्री की दाढ़ी, तुलना साहेब, जॉर्ज साहेब उन्हीं पुनैया को से, बोलते हैं। बताइए। और अगर जॉर्ज पुनिया इतने बुरे, मैं पहले भी कह चुकी हूँ, इतने उनको जेल बुरे में हैं, रखिए। इतने जब वो बुरे हैं, समाज के लिए इतने भयानक इंसान है तो उनको जेल में बंद रखिए। तमिलनाडु आपकी में है वो सरकार सरकार, तो उनके क्यों? तमिलनाडु में। देश में अरे तो आपकी भाई सरकार कहाँ से है। आ जाते आप हैं? जब गुजरात के एमएलए को उठा तमिलनाडु में तो आपके गठबंधन की सरकार है। जब ये गुजरात के एमएलए को करिए, उठा के अरेस्ट सामने कीजिए बंद उनको। कर सकते हैं, बताइए, तो तमिलनाडु तमिलनाडु के में एमएलए को उनकी उठा के सरकार गुजरात में है। बंद कर एक दीजिए। सेकंड। किसने रोका इनको? मैडम कैसे बुरा arrest करें एक सेकंड। तमिलनाडु में? बुरा जब गुजरात बुरा से तो उठा कोई के बुरा एक तो कोई विधायक नहीं को है। वापस सामने भेज सकते हैं। बुरा तो उठाइए सुशील उनको कुमार वहां से। शिंदे भी नेता जिन्होंने किसने हिंदू रोका? आतंकवाद की बात करी थी। पर एक बुरा चीज तो बोलूं, कोई नहीं है। अमीश, जी, एक जी, चीज जी। देखिए, बात एक मैं चीज clear कर एक चीज दूं। मुझे अच्छी लगी है, कांग्रेस की एक चीज अच्छी लगी, जो कुछ वर्षों पहले तक हलफनामे में कहते थे राम जी का अस्तित्व नहीं, आज वो कहते हैं हम में राम है, हम में राम है, हम में राम है। रोम से राम की जर्नी, ये अब सबसे बड़ी उपलब्धि है। जी जी रोम से राम मैं तक। पब्लिक के पास, पब्लिक के कई सारे मैथिल साहब 10 सेकंड आपने लाइट ऑन कर रखी है। मुझे लग रहा है प्रकाश कहां से आ रहा है? आपकी तरफ से आ रहा है। जी जी जी। देखिए, मैं तो राधिका खेड़ा जी से सिर्फ एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। जी। ये अभी इन्होंने कहा कि माहौल खराब हो गया 370 हटने के बाद, 35A हटने के बाद। क्या आज माहौल खराब हुआ या 1991 में और 90 में माहौल खराब हुआ था, जब वहां से हिंदुओं का
और कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हुआ था और उसके बाद वो विस्थापित हुए थे। तो इनसे पूछना चाहता हूं मैं, जवाब उस समय किसकी सरकार थी? सरकार किसकी? देखिए, जब वहां से 6 महीने बाद सरकार किसकी हुआ, थी? सरकार किसकी छह थी? महीने बाद बताइए, जवाब जब सुनिए। पलायन हुआ सरकार किसकी थी? इसका जवाब दे दीजिए, सारे जवाब मैं मिल जाएंगे। आता हूँ ऑडियंस। ओके आप बताइए ना, मैडम ये काफी देर से 6 कुछ कहना महीने चाह रही बाद, है। 6 महीने जी पहले मैडम जिस थोड़ा समय आगे आइए, पलायन हुआ, निकल सरकार किसकी थी? जी बताइए जल्दी। मैडम, छोटा सवाल छोटी बात। जी मेरा प्रश्न मैडम से है, ये बार बार भारत जोड़ो की बात करती हैं, और जब जब इन्होंने बलात्कार की बात की तब तब इन्होंने हिंदू लड़की बोला है और बिल्किस बानो की बात की है। लड़की लड़की होती है, आप महिलाओं के ऐसी बात करती है, शर्म आनी चाहिए। बिल्कुल, इसका मैं जवाब दे दूं, मैं इसका जवाब दे दूं। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा बात बोला और मैं आपसे बिल्कुल अग्री करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे खड़े हुए कोई भी बलात्कारियों के ऊपर कि उनके खिलाफ क्या क्या कड़ी सजा होनी चाहिए कोई नहीं बोलेगा, लड़की को न्याय मिले कोई नहीं बोलेगा। जब मैं बिल्किस का नाम लेती हूँ, यही लोग कहते हैं कि मैं धर्म को लेकर आ रही हूँ, क्योंकि मैं एक मुसलमान लड़की के लिए इंसाफ मांग रही हूँ। इसलिए मुझे गिनाना जरूरी था कि गुजरात में सिर्फ अन्याय मुसलमान लड़कियों के साथ नहीं हो रहा, हिंदू लड़कियों के साथ भी हो रहा है, हर लड़की के साथ हो रहा है। ठीक है, जवाब सवाल आप लोगों से था, क्या आपको ये मंजूर है कि किसी भी शहजाद पूनावाला। देखिए, जब तक 370 था तब तक इसको बिरयानी प्रधानमंत्री के कार्यालय में खिलाई जाती थी। 370 हटा तो कॉलर पकड़कर इस यासीन मलिक, इस आतंकवादी को जेल में ले गए हैं और उसको कन्विक्ट कराने का काम हमने किया है। ये 370 हटाया, अलगाववाद, परिवारवाद और इनकी जो पत्थरबाजी की दुकान है वो बंद हुई है और राष्ट्रवाद और तिरंगा लहरा रहा है लाल किले से लेकर लाल चौक। तो इसीलिए इनको परेशानी और कह रहे हैं कि 370 का हटना नफरत फैलाने वाला अच्छा काम ठीक था। है, टक्कर में रुकेंगे एक अंतराल के लिए। आप देखते रहिए CNBC आवाज। जब मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे और उन्होंने कहा था इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है, तो वो किसका बयान था और वो कौन सा बयान था? बस क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों होना चाहिए? बताइए। मैं रिपीट क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों? अभी हिंदू है ये त्रिपुट लगा दिया जाते हैं और पीछे से किस बात बताइए, पीठ में चुरा बांधते हैं। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं CNBC आवाज पर जनता जनार्दन के बीच से ये बड़ी पब्लिक डिबेट, जिसमें हम इलेक्शंस पर चर्चा कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं। जी मैं इस चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाता हूं। कांग्रेस के नए अध्यक्ष चुने गए बीते हफ्ते। डीएमके के प्रवक्ता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, वो साहब कहते हैं कि उन्होंने एक फोटो ट्वीट की जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे के सर पे जो डॉक्टर मनमोहन सिंह पगड़ी डालते हैं वो डाली हुई थी। उन्होंने बोला कांग्रेस को नया अध्यक्ष जो है वो मुबारक हो। बेसिकली उन्होंने एक तंज कसा कि एक और रिमोट कंट्रोल अध्यक्ष आपने बना दिया है, जैसे आपने इस देश को 10 साल तक रिमोट कंट्रोल प्राइम मिनिस्टर दिया। उनका कहने का तर्जुमा ये था। आम आदमी पार्टी कह रही है अब समाप्त हो चुके हैं, जनता में आपको उतना समर्थन नहीं मिल पा रहा बीते कई वर्षों के अंदर। क्या आपको लगता नहीं है कि कांग्रेस को हर व्यक्ति, पॉलिटिकल नेता हो, पॉलिटिकल पंडित हो, आपके एसोसिएट्स हो, यानी आपकी जो साथ वाली पार्टियां हैं, शरद राव पवार ने तो बोल दिया कि कांग्रेस एक पुराने खंडर की तरह है। देखिए, सबसे पहले इनकी बात का जवाब दे दूं, जो ये कह रहे हैं कांग्रेस खत्म हो गई है। जिस पार्टी की 0 सीट लोकसभा में, वो ना बोले। जिन्होंने वापस पंजाब को ड्रग्स के वहां ले गए हैं, क्योंकि इनके सीएम कभी प्लेन में बैठने से पहले गिर जाते हैं शराब की वजह से, और जब गुजरात का दौरा कर रहे होते हैं तो वहां पे हर रोज ऐसे केस आते हैं कि ड्रग्स की वजह से मौत हो रही है स्कूल तक के अंदर। तो ये पंजाब के हालात इन्होंने कर दिए। शराब की वजह से गिर जाते हैं। मैं इस बात पे कायम रहूंगी, मैं बहुत जिम्मेदारी से ये स्टेटमेंट दे रही हूं। गुजरात में मुझे लगता है कि सीएम शराब की वजह से गिर जाते हैं। बिल्कुल, उनको नहीं चलाने दिया अमीश भाई, ये पंजाब के लोगों का अपमान है। बीच में नहीं, ये पंजाब के लोगों का चलिए, आप रोज पंजाब के लोगों का अपमान करते हैं, जब रोज वहां पे ड्रग की वजह से मौत होती है। इतने साल से कर रहे हैं इनकी, कर तो नहीं पाए ओपीएस लागू, आज लागू हो गया, दर्द हो रहा है। अब या तो इनको रोक लीजिए, मैं अपनी बात बोलिए। अब आप आते हैं बात मल्लिकार्जुन खड़गे जी पे। मल्लिकार्जुन खड़गे जी कौन है? देखिए, मैं आप पे इतने सारे पर्सनल तंज कस दूंगी कि आप लोगों को जवाब नहीं मिलेगा, लेकिन मैं गरिमा और संस्कारी रखती हूँ। दूसरी बात, हाँ, मैंने धमका दिया और आप धमक गए। आपकी भाषा शैली इन्हीं के पुराने शोज में भी दिखी हुई है। ठीक है, मुझे मत याद दिलाइए। देख लूंगी मैं, तो मैं अपनी बात को रखिए। मैंने कब बोला? ये यही खड़े खड़े झूठ बोलते हैं। आप आइए, वो कह रहे हैं कि आप राइट ऑफ है, आप है नहीं। ये वही कांग्रेस है जिसके वहां पे आप रोज कांग्रेस ऑफिस के बाहर हाथ जोड़ के जमीन पे बैठे रहते थे। तो मुझे मत गिनवाइए कि आप क्या है। आप
आपकी तो एक आइडियोलॉजी नहीं है, कभी लेफ्ट कभी राइट, और ये कब बदलते अब बदलते बिल्कुल, आम बहुत आदमी अच्छी पार्टी बात पे है। चले जाए ये वाह, नहीं वाह, पता वाह, बहुत चलेगा। अच्छी बात है, लेकिन आपने हम मल्लिकार्जुन खड़गे जी ये पे वापस पर्सनल कमेंट आएंगे। नहीं है, अब ये भी सब ये अच्छा अब वापस comment है। मिलेगा मल्लिकार्जुन खड़गे जी पे जाते हैं। एक इंसान जो 6 साल का जब बच्चा था, उन्होंने अपनी माँ खो दी, उसके बाद वो एक बहुत, और उनका बैकग्राउंड मैं आपको बता रही हूँ, मिल बहुत वर्कर के गरीब बेटे थे। मिल वर्कर के बेटे थे। अपने खानदान में वो पहले ऐसे इंसान थे जो कॉलेज गए, और 50 साल का एक लंबा करियर है उनका, बिल्कुल है। और वो बार बार चुन के आए, बार बिल्कुल, बार बिल्कुल। उनको जनता ने लेकिन चुना। 2019 और में अगर हारे आप वो। बार बार ये सवाल उन पे उठाते हैं, कौन तो ये उठाता है? जो लोग उठाते हैं कि एक डीएमके रिमोट के नेता कंट्रोल ने है, उठाया सवाल। वो उठा रहे, तो वो एक इंसान की बेइज्जती कर रहे हैं, वो जिसने आपके स्ट्रगल साथी करके है। यहाँ तक पहुंचे। सबसे बड़ी तकलीफ अलाय ये है है। कि एक आम इंसान, एक अच्छा, गरीब मिल दिग्विजय सिंह वर्कर का किसके बेटा साथी है? एक आज सेकंड, एक 50 सेकंड, एक साल सेकंड, एक बाद सेकंड। देश की मैडम, सबसे मैडम, पुरानी मैडम, पार्टी अभी का हो जाए एक अध्यक्ष सवाल, चुन लिया एक गया। हो जाए सवाल। मैडम, दिग्विजय सिंह किसके साथी हैं? हमारे हैं। आपके हैं ना? हाँ, वो तो? कहते हैं कि अध्यक्ष कोई भी हो, पार्टी तो गांधी नेहरू परिवार ही चलाएगा। ये देखिए, स्टेटमेंट है उनका। बताइए, ये आप देखिए, बताइए। ये देखिए स्टेटमेंट है। वो बताइए। स्टेटमेंट लेकर आया हूं। इसका भी मैं आपको जवाब दे लेकिन देती पढ़ हूँ। लीजिए, एग्जैक्ट स्टेटमेंट है। क्या कुछ कह रहे हैं? कुछ खड़गे जी अच्छे आदमी हो सकते हैं, लेकिन उन्हें डूबते हुए जहाज का कैप्टन बना दिया गया वो है। कह रहे हैं खड़गे जी अच्छे आदमी हो सकते हैं, उनको डूबते हुए जहाज का मैं जवाब कैप्टन देती बना हूँ। दिया गया। डूबते हुए जहाज को कैसे आगे निकालेंगे वो लोग? देखिए ये स्टेटमेंट और भी मैं डूब भी लेकर चुका है आया वो हूं। तो। देखिए इतने अच्छे व्यक्ति है, पर दिग्विजय सिंह पहले ही चुनाव के रात से पहले ही कह देते हैं कि देखिए अगर चुनाव जो भी जीतता है प्रेसिडेंट, वो परिवार के तहत ही काम करेगा। और मल्लिकार्जुन खड़गे जी का बयान याद है, बकरा ईद में बचेंगे तब बकरी ईद। मुहर्रम में नाचेंगे। मतलब मुहर्रम में कोई नाचता नहीं है, परंतु ये उन्होंने पहले ही बता दिया, अरे भाई हिमाचल और गुजरात में जैसे हारेंगे तब तो मैं हलाल हूंगा, और हलाल हो जाऊंगा तो आगे की कब सोचूंगा। और तीसरी बात, एक ही बात सुनिए इस बयान को, आपको समझेगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी कौन है और शिवराज पाटिल से उनका क्या रिश्ता है। सुनिए। और शक्ति मिलेगी देश में तो समझो फिर इस देश में सनातन धर्म और आरएसएस की हुकूमत आएगी। सुना, धर्म और RSS सनातन को धर्म की हुकूमत आएगी। मतलब कि कांग्रेस पार्टी में चाहे सर्वोच्च नेता हो चाहे ब्लॉक का नेता हो, सभी लोग हिंदुओं को दो गाली ताकि मिले वोट बैंक की ताली। मैं जवाब दे दूं इसका? जी, जी, जी। बहुत अहम बात है। बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ कि शहजाद पूनावाला ने ये बयान दिलाया। हाँ। और मैं इनको याद दिला दूं, ये भी व्यक्तिगत है उनका। ये देश संविधान से चलता है। ये बाबा भीमराव अंबेडकर जी का देश है, और ये संविधान से सनातन चलता धर्म- था। सनातन मैं आपके धर्म बीच के में नहीं अधिकार बोली, नहीं है। मैं आपके बीच में नहीं बोली, ना ये किसी धर्म लेकिन से चलता सनातन है, धर्म मोदी ना ये जीतेंगे तो- जाति से चलता है। ये हर ये धर्म, हर औरंगजेब विचार, सर, एक पार्टी है, ये औरंगजेब हर की। धर्म, ये हर धर्म, हर जाति के लिए बराबर का देश है। बिल्कुल संविधान है। से चलता था, लेकिन- और लेकिन- चलता रहेगा। लेकिन- आप इस बात को चाहते हैं कि बिल्कुल देश धर्म से बिल्कुल चले कि संविधान से संविधान चले, से? बिल्कुल आइए संविधान से बताइए। चले। देश नहीं, धर्म से बिल्कुल चले, संविधान से बताइए। चले। लेकिन एक लेकिन चीज- उन्होंने मोदी यही जीतेंगे कहा तो कि सनातन ये धर्म देश मजबूत से होगा। नहीं। आप क्या चाहते हैं? धर्म से चले कि देखिए सारे संविधान धर्म से एक है चले? ना, सारे आप अच्छा, एक बार बताइए। एक बार कितने लोग चाहते हैं कि सेकंड। धर्म से चले? अच्छा, एक सेकंड, एक कितने सेकंड। लोग चाहते हैं कि संविधान से चले? संविधान से चले सब लोग कहेंगे। मतलब अच्छा, एक बार मोदी जी बताइए, सनातन धर्म के प्रतीक अभी है क्या? एक सेकंड, एक बताओ। सेकंड। अभी जब राहुल जी के बीच, राहुल जी के अंदर राम दिख रहा था और वो केजरीवाल क्या जी में कृष्ण दिख रहा था, तब वो संविधान क्या कहाँ था? कहाँ गया मैंने था? कहा- तब संविधान कहाँ चला गया था? उनके औपचारिक प्रवक्ता ने कहा कि उनको कृष्ण जी दिखते हैं। अगर हमारी किसी पार्टी के नेता को ऐसा लगता नाना है पटोले ने कि उनको- कहा। तो मैंने कहा कि नहीं कहा। क्यों? तो वो मैंने अध्यक्ष कहा। है, प्रदेश अब ये अध्यक्ष है बोलने नाना से फिर मैं पटोले। जवाब दे ठीक है, देती हूँ। नहीं पर जब मैं बोलती हूँ तो इनको तकलीफ हो जाती है। राहुल जी में राम जी अगर दिख किसी को रहे हैं, पर्सनली दिखते हैं तो वो उनकी व्यक्ति, उनको पर जो राहुल जी में दिखता राम है, दिख रहे हैं कांग्रेसियों को। तो क्यों नहीं दिख सकते? कोई प्रॉब्लम है क्या? अगर उनको अपने नेता के अंदर सबसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी दिखते हैं तो क्या है? कोई गलती है? अगर 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 मुझे, नहीं, एक सेकंड, अगर बहुत मेरे अच्छी को बात है, मेरी देखिए। माँ के अंदर, एक चीज, अगर एक मेरे को सेकंड, मेरी एक माँ सेकंड, के अंदर भगवान दिखती है, मेरे बिल्कुल, को एक मेरी माँ सेकंड, के एक अंदर सेकंड, दुर्गा माता दिखती अरे है, भाई, तो बहुत क्या बिल्कुल गलत है? दिखती है, बहुत क्या अच्छी। आपको अपनी माता जी मैं के तो- अंदर भगवान बिल्कुल नहीं सबको दिखते? सब कुछ मैं दिख तो- सकता माता जी के है, अंदर लेकिन नहीं दिखते? राहुल और जी के क्या अंदर पार्टी राम ने दिख ऐसा रहे हैं। आपको? देखिए तो बहुत अच्छी बात है, राहुल जी में राम दिख रहे आप हैं लोगों तो को नहीं दिखता कुछ भी मोदी जी में, तो मैं क्या करूं? हमें देश की जनता का प्रतिबिंब दिखता है, हमें 8 देश की साल जनता रहे दिखती है। अब हैं। सुन लीजिए, कोई अब मैं 80 सिर्फ साल इतना नहीं कह रहा रहे हूँ, हैं। आज सुन लीजिए, अगर राम जी अभी दिखने लगे हैं, अच्छा है रोम के बदले राम जी दिख रहे हैं इनको, तो बोलिए राम मंदिर का विरोध किया, उसके लिए हम माफी मांगते हैं। बोलिए राम जी, मंदिर जी। का विरोध क्यों ठीक किया है। इतने वर्ष? आपने राम मंदिर के दरवाजे जी, खोले जी, थे? जी। राधिका जी से सिर्फ एक प्रश्न अभी इन्होंने कहा कि हमको उनमें पाटिल, जी। दिखते हैं तो क्या परेशानी है। तो मैं एक बात पूछना चाहता हूँ राधिका जी से, मेरी बहन मुझे एक बात बता दीजिए, जब मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे और उन्होंने कहा था इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है, तो वो किसका बयान था और वो कौन सा बयान था? बस बता दीजिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों होना चाहिए?
होना चाहिए? बताइए। गजब है, मैं रिपीट करूंगी, कांग्रेस की क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों? चुनावी हिंदू
किस एक प्रकार बात से हिंदुओं बताइए। की पीठ में चुरा भोंकते हैं। एक बात बताइए, अगर कोई माइनॉरिटी है, वो माइनॉरिटी है, आपको पता है कि उनके पास सारे संसाधन नहीं मिलेंगे, उनको नहीं मिलना चाहिए, क्या उनका हक नहीं है? क्यों क्या ये मिलेगा? देश सिर्फ इनको क्यों नहीं majority के मिलेगा? लिए होगा, माइनॉरिटी के लिए नहीं होगा? ना केवल उन्होंने माइनॉरिटी नहीं कहा, उन्होंने मुस्लिम मुसलमान कहा, और इस बात की पुष्टि जो है इनके गुजरात के अध्यक्ष जगदीश ठाकुर ने की, जब उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह बिल्कुल सही थे कि मुसलमानों का पहला अधिकार होना चाहिए। यहां तक कि राजस्थान मुसलमान बोला था, ऐसा नहीं है। मैंने सुना था, मैं ये बात की पुष्टि करता हूं, बोला गया था। माफी मांगते हुए क्या शिवराज पाटिल के ऊपर जो इनका सवाल शिवराज पाटिल जी ने एक इतना विवादास्पद बयान दिया, आपने उसके ऊपर क्या एक्शन लिया? उन्होंने हमारे धर्म को जिहाद से जोड़ दिया। क्या भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन जी को यह बोला था कि बम बांधो और घुस जाओ और जाके निर्दोषों की हत्या कर दो? मैं आपसे पूछना चाहता हूं उसका उत्तर वो दीजिए। धर्म की लड़ाई थी। मैंने उनका बयान नहीं सुना है। दूसरी बात, उन्होंने जो कहा, मैं कंप्लीट कर लूं, या तो आप मेरी जगह आके बोल लीजिए, ठीक मैं है, जवाब दे दूं। आपके ऑडियो नहीं आ रहा, बोलिए, मैं आप बोलिए। जवाब दे दूं। पहली बात, मैंने उनका बयान सुना नहीं है। जब तक मैं कोई बयान देखूंगी नहीं, पढ़ूंगी नहीं, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगी। दूसरी बात, पार्टी का इस पे क्या स्टैंड उन्होंने होगा? ये बोला, यदि उन्होंने ऐसा बोला अब है, तो कई मैं एक बात हफ्ता हो clear गया कर है, दूं। एक हफ्ता हो गया मैं मैडम, आपको मैं बता देती हूं, उनका ये अगर बयान ऐसा था, कुछ हुआ उस है- बयान को दिए हुए काफी दिन हो गए। उनका ये हो सकता है भूल गई हूं, आपने सुना हो, मैं आपको बता देता नहीं, मैंने हूं। नहीं उनका बयान शिवराज पाटिल साहब का बयान ये था कि भगवान कृष्ण ने जो अर्जुन को गीता सार दिया था, वो भी एक तरह का जिहाद ही था। अब मैं इस बात को क्लियर कर दूं, अगर उन्होंने ऐसा कुछ कहा है तो पार्टी, अगर उन्होंने कहा है, पार्टी अपना स्टैंड लेगी और आपको पता चल जाएगा। हम वो लोग नहीं है जो बस इतना कहते थे, मैं कभी दिल से माफ नहीं करूंगा और महात्मा गांधी जी के नाम पे वोट डालेंगे, लेकिन महात्मा गांधी के कातिलों की जय जयकार करने वाले को सिर्फ दिल से माफ नहीं करेंगे। क्या आपको लगता है मोदी फैक्टर होता है हर चुनाव के अंदर, और आपको लगता है गुजरात के चुनाव में भी, हिमाचल के चुनाव में भी, क्योंकि चुनावी समर पर आर पार है, हर विषय पर चर्चा हुई है, मोदी फैक्टर होगा? 10 सेकंड में जवाब। अमीश भाई, अब गुजरात के लोग उनसे ऊब चुके हैं, 27 सालों कार्यकाल देख लिया, और ये मैं बयान, ये जो सर ओपिनियन पोल में तो नंबर 1 आ रहे हैं। ओपिनियन पोल तो लोगों को सीएम का नाम नहीं पता, लेकिन मोदी के नाम पर वोट डाल रहे हैं। हेल्थ का मोदी फैक्टर फैक्टर है। आपकी राय में चुनाव में होता है? देखिए, मोदी फैक्टर इसलिए होता है क्योंकि मोदी जी जनता को फैक्टर करते हैं और जनता के लिए फैक्टर करके बात करते हैं। इसीलिए मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि 5 नए कॉलेज और 5 नए अस्पताल के नाम बता दें 8 वर्ष में। मोदी फैक्टर होता है? आपके ऑडियो जा रहा है। अगर मोदी फैक्टर होता तो चुनाव अनाउंस कर दिए जाते। अगर मोदी फैक्टर होता तो रेवड़ी के नाम पे हर घर में 2 सिलेंडर देने का वादा नहीं किया जाता। ये क्यों हर घर को 2 सिलेंडर दे रहे? आपने कहा खिलाफ तो बोल देते, खिलाफ है हम। कौन आम आदमी पार्टी के लिए जो लिप्त है भ्रष्टाचार से, जो शिक्षा मंत्री को शिक्षा नीति बना रही थी, वो शराब माफिया के साथ मिलकर क्या करा था? ये शराब के कांड में बड़ा मोटा बना दिया आपको। जिनके स्वास्थ्य मंत्री जेल में है और अपनी याददाश्त भी खो चुके हैं। अच्छा, एक पॉइंट, ये कुलदीप भाई, आप वर्ल्ड क्लास करते करते ये गिलास पर आ गए आप लोग। दिल्ली के देश के 10 टॉप स्कूलों में 5 स्कूल दिल्ली के, बता दीजिए। स्कूल शीला दीक्षित जी ने बता दीजिए, ले लीजिए, तभी तो दिल्ली के लोगों ने इसे पीछे छुड़ा लिया। क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं ना कि शीला दीक्षित के ही टाइम के स्कूल चल रहे हैं अभी तक। सही बात है, अरविंद केजरीवाल ने कौन से स्कूल बना दिए? आपको दिखाएंगे, आप भी आइएगा इनके सब। ये पब्लिक पूछ रही है जी, शीला जी। अरे YouTube पे डाल दो, बोलिए। YouTube पे डाल दो, हमको नहीं देखना। अभी सर से पूछा है, सर ने बोला कि मैं 5 स्कूलों के नाम बताऊंगा। अभी इन्होंने बोला था कि मैं जनता मेरी सेटिंग में है, तो आप पहले जनता को बताओ तो, अगर जनता जान। 5 स्कूलों के नाम बताइए जी, बीजेपी और कांग्रेस। कॉलेज के नाम 5 कॉलेजों के नाम बताइए, 5 कॉलेज के नाम। अच्छा, बीजेपी और कांग्रेस दोनों सुनना चाहती है, जनता भी सुनना चाहती है। मैं कह रहा हूँ ना, मैं अब दोनों के नाम बताऊंगा, इनके भी नाम बताऊंगा। 5 कॉलेज के नाम। मैं चैलेंज करता हूँ, मुझे 100 में से, सुनिए, मुझे 100 में से केवल, देखिए चिल्लाने कुछ नहीं होगा सर, चिल्लाइए मत। 100 में से 5 स्मार्ट सिटी के नाम बता दें। 5 कॉलेज बताइए ना। करता हूँ मैं इनको, मैं चैलेंज बताएंगे स्मार्ट सिटी के नाम। डेटा भी लेके आया हूँ, मैं बता के जाऊंगा इनको, लेकिन मुझे 5 कॉलेज बताइए ना। 5 स्मार्ट सिटी के नाम पूछ लीजिए। वो कह रहे हैं आप पहले 5 स्मार्ट सिटी के नाम पूछ ये लीजिए। राधिका दिलचस्प है, वो स्मार्ट सिटी मांग रहे हैं, वो कॉलेज मांग रहे हैं। चलिए, चुनावी समर में ये खेल होता रहेगा, चुनावी समर में ये खेल होता रहेगा। 5 का 5 कॉलेजेस के नाम आने वाली डिबेट में बताएंगे आप। 5 स्मार्ट सिटी, पब्लिक वहां से बोलना चाह रही है, डिबेट कोई नहीं चाहता खत्म हो, गेस्ट भी नहीं चाहती, ऑडियंस भी नहीं चाहती, लेकिन समय चाह रहा है ये डिबेट अब समाप्त हो। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। उम्मीद है आज आपका शो पसंद आया होगा, क्योंकि चुनावी समर पर हमने हर एक मुद्दे में बात करी है, बेबाकी के साथ,
और मैं तारीफ करना चाहता हूं अपने तीनों पैनलिस्ट की, और दो नीचे जो हमारे साथ एक्सपर्ट बैठे हैं उन्होंने हर विषय पर बेबाक जवाब दिए हैं। तो जोरदार तालियां इन मेहमानों के लिए। थैंक यू सो मच।